इसराइल ने लेबनान को दहला दिया है। एक बार फिर ताहिर पर्वत श्रेणी को टारगेट किया। इसराइल ने दक्षिण लेबनान में कई जगह हमले किए हैं। इसराइल ने एक बार फिर देखिए, लेबनान दहल गया इसराइल के हमलों से। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया है। और एक और बड़ी खबर है, ट्रंप ने दी ईरान को चेतावनी। एआई तस्वीर से दिखाया अपना युद्ध प्लान। सैन्य बोट पर हमले की तस्वीर यहां पर जारी की है ट्रंप ने। एआई जनरेटेड इमेज है। ट्रंप ने कैप्शन में लिखा है एडियोस, जिसका मतलब है अलविदा। ट्रंप ने ईरान की छोटी मिलिट्री बोट्स को अलविदा कहा है। एक ड्रोन के जरिए उस पर हमला करते हुए दिखाया उन्होंने। तो पश्चिमी एशिया की तपती रेत आज सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि ऐसे माइंड गेम से दहक रही है जिससे पूरे अरब में विध्वंस के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान का नक्शा क्या बदला। तेहरान ने वॉशिंगटन के सामने 244 ईस्वी के इतिहास का वो पन्ना खोल दिया जिसने महाशक्ति रोम का गुरूर चकनाचूर कर दिया था। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हम वो फारस हैं जो साम्राज्यों को घुटनों पर लाने का दम रखते हैं। ट्रंप ईरान को अपनी नई प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जबकि ईरान ने ट्रंप को तीसरे दौर की सबसे शर्मनाक संधि याद दिला दी है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, तेहरान में ट्रंप के चक्रव्यूह को ध्वस्त करने वाली ईरान की रोम नीति का संपूर्ण विश्लेषण। ईरान उसी रणनीति का इस्तेमाल करेगा जिसका इस्तेमाल 244 एडी में किया था। जब रोम खुद को दुनिया का केंद्र समझता था, तब फारस ने उसका भ्रम तोड़ दिया था। जब सासानी राजा शाहपुर प्रथम ने रोमन सम्राट फिलिप द अरब को अपनी शर्तों पर शांति समझौते के लिए मजबूर किया था। और कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ईरान अरब में अपराजित बना हुआ है। आपको दिखाते हैं ईरानी शक्ति के 7 स्तंभ, जिसमें पहला है ईरान की भौगोलिक स्थिति। ईरान ने पहाड़ियों के नीचे सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं जहां अमेरिका के बस्टर बॉम्ब भी विफल हो गए। ईरान की दूसरी ताकत है फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसके ट्रैप में अमेरिका फंस गया है। यहां से ईरान 30% तेल कारोबार पर कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल ताकत भी अमेरिका पर भारी पड़ रही है, खासतौर से कई शहरों में बनाई मिसाइल सिटी, जहां ईरान ने 3000 से ज्यादा मिसाइलें रखी हुई हैं। अगली ताकत ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क है, जिसमें होती हिजबुल्लाह और हमास एक इशारे पर इसराइल में तबाही मचाने को तैयार है। 5वीं ताकत जनसंख्या और सैन्य ताकत है। ईरान की आबादी अरब में सबसे ज्यादा है, जो 9 करोड़ है, जबकि ईरानी फौज में 6 लाख से ज्यादा सैनिक है, जो किसी भी अरब देश से ज्यादा है। इसके अलावा ईरान की रणनीति में उसकी लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता और लंबे समय तक संघर्ष की सहन शक्ति भी भारी पड़ रही है। 7वीं शक्ति है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर है। 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है और इसी को लेकर वार्ता अटकी हुई। ट्रंप को लगा था ईरान डरेगा, लेकिन तेहरान से जो जवाब आया उसने वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा खींच दी। आपको याद दिला दें, 3री सदी का वो दौर जब रोमन सम्राट फिलिप द अरब ने फारस की तरफ आंख उठाई थी, तो ईरानी राजा शाहपुर प्रथम ने उसे घुटनों पर बिठाकर जुर्माना वसूला था। सबसे पहले फिलिप को 5 लाख सोने के सिक्कों की फिरौती देनी पड़ी। इससे रोम का शाही खजाना खाली हो गया था, जिसके लिए रोम की जनता पर टैक्स बढ़ाया गया था। साथ ही रोम ने हमेशा के लिए फारस की अधीनता स्वीकार कर ली थी। रोम को हर साल ईरान को टैक्स भेजना पड़ता था। इतना ही नहीं, फिलिप ने पैसे देकर और पैर पकड़कर अपनी जान बचाई थी। और 4 चरण में अमेरिका ईरान को तबाह कर सकता है। पहले चरण में सुरक्षा चक्र ध्वस्त किया जाएगा, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल रणनीति अपनाई जाएगी। हमले से रडार सिस्टम को अंधा कर दिया जाएगा और फिर S-300 सिस्टम को ध्वस्त किया जाएगा। जबकि दूसरे चरण में परमाणु और मिसाइल ठिकाने तबाह किए जा सकते हैं। इसके लिए मिसाइल सिटी और ड्रोन सेंटर पर हमले किए जाएंगे। B-2 स्प्लिट और B-21 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा। बंकर बस्टर और टोमाहॉक मिसाइलें वॉर रेडी की जा रही हैं। तीसरे चरण में एनर्जी इंफ्रा पर हमले किए जा सकते हैं। इसके जरिए खर्ग आइलैंड पर तबाही मचाई जाएगी। रिफाइनरियों पर हमले और टारगेट पर नेवल फोर्स है, जिसके जरिए हॉर्मुज में नाकाबंदी हटाने की तैयारी है। चौथा और फाइनल चरण साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का हो सकता है। इसके जरिए पावर ग्रिड पर अटैक किया जाएगा, संचार व्यवस्था तबाह की जाएगी, इंटरनेट सप्लाई तोड़ी जाएगी, सैटेलाइट सुविधा रोकी जाएगी और इतनी तबाही के बाद जनता खुद ईरान में तख्ता पलट कर सकती है। और व्हाइट हाउस में पिछले 48 घंटों से चल रही महाबैठक ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। सवाल बड़ा है, क्या ईरान के साथ कोई कूटनीतिक समझौता होगा या फिर सीधे तेहरान पर भीषण बमबारी की जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद साफ कर दिया है कि इस समय डील और जंग के बीच 50-50 की संभावना बनी हुई है। लेकिन वॉशिंगटन के भीतर से जो खबरें छनकर आ रही है, वो किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही हैं। एक तरफ अमेरिका में मौजूद बेहद शक्तिशाली यहूदी लॉबी इस संभावित समझौते को पटरी से उतारने के लिए पूरी ताकत से एक्टिव हो चुकी है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक टेबल से पूरी तरह बाहर किया जा चुका इजराइल बैकडोर से हमले की तैयारी में।
आखिर व्हाइट हाउस की इस गुप्त बिसात के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए आपको समझाते हैं। पिछले 48 घंटे से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोर टीम के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और हर एक बैठक का एजेंडा है ईरान की तरफ से आया वो अंतिम प्रस्ताव जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतिम समझ बनाने को लेकर सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और जल्दी ऐसा होने वाला है इसका भी कोई संकेत नहीं मिल रहा। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार करने के मूड में नहीं है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह फ्रीज ना करता हो। अमेरिकी प्रशासन के भीतर इस बात को लेकर गहरा संशय है कि 30 दिनों की इस मोहलत का इस्तेमाल ईरान केवल अपना वक्त काटने और अपनी सैन्य तैयारियों को दोबारा मजबूत करने के लिए कर सकता है। और अब ट्रंप के सामने दो रास्ते, जहां एक तरफ कूटनीति की मेज सजी है तो दूसरी तरफ ईरान को दहलाने का पूरा चक्रव्यूह तैयार है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद 60 दिनों से जारी इस अस्थायी शांति को ट्रंप अब एक निर्णायक मोड़ पर ले आए। इस कूटनीतिक बिसात पर ईरान का पहला प्रस्ताव अगले 30 दिनों तक दोनों देशों के बीच एक सीधी बातचीत शुरू करने का है। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यही है कि ईरान को अपने यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रम को हर हाल में रोकना होगा। अगर ईरान इस शर्त को मान लेता है तो स्थायी युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन कूटनीति फेल होती है तो ट्रंप का दूसरा रास्ता ईरान पर अब तक का सबसे घातक सैन्य दबाव बनाने का है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान की किसी भी चालाकी पर इस बार सीधे उसके परमाणु ठिकानों पर सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई होगी। यानी अगर अगले कुछ घंटों में बात नहीं बनी तो पश्चिम एशिया में रुका हुआ यह भीषण युद्ध एक बार फिर से पूरी तरह शुरू हो जाएगा। वॉशिंगटन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता इस समय ईरान के साथ संभावित समझौते की खबरों को लेकर बेहद नाराज हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति पर इस डील को तुरंत खारिज करने का भारी दबाव बना रहे हैं। मार्क डुबोविट्ज, लिंडसे ग्राहम और टेड क्रूज जैसे प्रभावशाली अमेरिकी नीति निर्माता ट्रंप पर ईरान से कोई समझौता नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। मार्क डुबोविट्ज अमेरिका के फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज यानी FDD के CEO हैं। मार्क डुबोविट्ज यहूदी हैं और ईरान नीति और प्रतिबंधों के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों पर उनका गहरा प्रभाव है। मार्क डुबोविट्ज समेत अमेरिकी सिस्टम में ताकतवर यहूदी लॉबी ट्रंप पर यह कहकर दबाव बना रही है कि समझौता ईरान की रणनीतिक जीत होगी। इसलिए वो चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान हमेशा कूटनीतिक टेबल पर अमेरिका को हरा देता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ तो यह अमेरिका की विनाशकारी भूल होगी। और फैसले की इस घड़ी में डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से अपनों के ही चक्रव्यूह में घिर गए। देखिए कैसे हर कोई अपनी शर्तों की रस्सी खींच रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दबाव बना रहे हैं कि इजरायली हितों से कोई समझौता ना हो और ईरान के खिलाफ शुरू हुआ यह युद्ध अंजाम तक पहुंचे। ईरान मामलों के सबसे बड़े विशेषज्ञ मार्क डुबोविट्ज आगाह कर रहे हैं कि सेनाओं ने जो जंग मैदान में जीती है उसे ट्रंप कूटनीति की टेबल पर ना हारे। सेनेटर टेड क्रूज ट्रंप को कह रहे हैं कि डील में ईरान को ना तो यूरेनियम संवर्धन की छूट मिले और ना ही उसे किसी तरह की कोई आर्थिक राहत दी जाए। और सेनेटर लिंडसे ग्राहम इस बात पर अड़े हैं कि झुककर समझौता करने से ईरान इस क्षेत्र में अजेय दिखेगा, इसलिए होर्मुज पर अमेरिकी सैन्य दबाव हर हाल में कायम रहना चाहिए। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि जो इजराइल कभी इस पूरे अभियान में अमेरिका का मुख्य रणनीतिक साझेदार हुआ करता था, उसे अब इस अंतिम दौर की वार्ताओं से पूरी तरह दूर कर दिया गया है। हालात यह है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों को अब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच चल रही कूटनीति की खबर लेने के लिए अपने सूत्रों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। और ट्रंप शुक्रवार से ओवल ऑफिस में हैं। वो लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। माना जा रहा है कि ट्रंप युद्ध की कोई नई योजना बना रहे हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले थे कि अरब देशों ने उन्हें फोन करके ऐसा न करने की अपील की, जिसके बाद ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका पहुंच गया और अब ट्रंप कह रहे हैं कि नए प्रस्ताव में ईरान उनकी शर्तों पर झुक गया है। लेकिन ईरान के तेवर बता रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या ट्रंप सरेंडर कर रहे हैं या फिर रण की जमीन तैयार कर रहे हैं? जवाब आगे देखिए। प्रस्ताव बेमेल शुरू, बारूदी खेल। अरब रीजन के हित में हमला ना करे ट्रंप, तो क्या चुनाव से पहले ट्रंप ने घुटने टेक दिए या फिर यूरेनियम डील नई जंग की जमीन तैयार कर रही? अरब देशों के नेताओं ने ट्रंप को तुरंत फोन किया। ये फोन ट्रंप के युद्ध के फैसले को टालने के लिए किया गया।
उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हूं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के मोहम्मद बिन जायद, कतर के अमीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, तुर्की के एर्दोगन और मिस्र, जॉर्डन, बहरीन के नेताओं के साथ मेरी फोन पर बहुत ही सार्थक बातचीत हुई। और ट्रंप हमला इसलिए करना चाहते थे ताकि संवर्धित यूरेनियम पर ईरान को बैकफुट पर लाएं, इसलिए हमला परमाणु ढांचे पर ही होता। और इस हमले के पीछे मकसद बताया जाता है ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। इन्हीं हमलों के जरिए वो ईरान को शर्तों पर झुकाने की कोशिश करते और इसके अलावा ट्रंप अगर हमला करते तो हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए PGSA का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश होती। यानी अब हॉर्मुज के तेल सप्लाई रूट पर नियंत्रण की जंग होती, यानी ईरान को बलपूर्वक झुकाना उनका मकसद होता। इससे ट्रंप अरब में सहयोगियों को सुरक्षा की गारंटी देने की कोशिश करते। ये भी बताते हैं कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे खाड़ी में अमेरिका का दबदबा एक बार फिर कायम हो सकता था। क्योंकि ट्रंप का दावा है कि ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर के लिए तैयार हो चुका है और 10 से 12 साल के लिए संवर्धन रोकने पर सहमति भी हो गई। लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावे को नकार दिया। तस्नीम न्यूज के हवाले से आई जानकारी के अनुसार ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम नहीं सौंप रहा है, न ही 10 साल के लिए संवर्धन रोकने की बात कही गई है। वो ये कि समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। लेकिन ईरान ने इस पर भी जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका का हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक हॉर्मुज का मामला ईरान और ओमान के बीच का है। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कायम रहेगा और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना पड़ेगा। और दरअसल ट्रंप अगर ईरान पर हमला कर भी दें तो यह दांव उन पर उल्टा पड़ सकता था, क्योंकि भूमिगत यूरेनियम तक पहुंच नामुमकिन है। और अगर इस बार हमला होता तो ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने का ऐलान भी कर देता। यानी ईरान कमजोर नहीं होता बल्कि अमेरिका के सामने और मजबूत हो जाता। रही बात हॉर्मुज की, तो हॉर्मुज में खड़े अमेरिकी पोत पर ड्रोन और मिसाइल हमले भी बढ़ जाते और जो थोड़ी बहुत आवाजाही अभी जारी है वो भी रुक जाती। यानी 30% तेल ब्लॉक होता, जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया मंदी में डूब जाती। और ऐसा होता तो अरब देशों पर ईरान के हमले होंगे। रूस और चीन का बैकडोर सपोर्ट भी ईरान को मिलता और आशंका है कि बहुध्रुवीय युद्ध की शुरुआत भी हो जाती। दावे के तहत मसौदे में 60 दिनों का अस्थायी युद्ध विराम शामिल और इन्हीं दिनों में अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाएगी। ईरान की $25 अरब की जब्त संपत्ति रिलीज करेगी। इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछी बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। उनके मुताबिक ईरान आखिरी पल तक हिजबुल्लाह का समर्थन करेगा। किसी भी समझौते के साथ लेबनान युद्ध विराम को जोड़ना पहली शर्त। और जुलाई 2024 में चुनावी रैली से डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी। अमेरिका के समय के मुताबिक शनिवार शाम 6 बजे एक हमलावर ने व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश की और इस दौरान उसने सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाई, जिससे व्हाइट हाउस में दहशत मच गई। हमले के वक्त ट्रंप ईरान के मुद्दे पर मीटिंग कर रहे थे। व्हाइट हाउस के बाहरी इलाके में हुए इस शूटआउट में हमलावर की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलावर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। यह ट्रंप पर हमले की सीरीज का नया चैप्टर था, क्योंकि ट्रंप का दुश्मन अब ए और आई दोनों है। एक तरफ कुछ अमेरिकी ट्रंप विरोधी हैं, तो वहीं इंटरनेशनल दुश्मनों की भी कमी नहीं। अमेरिका में उस वक्त शनिवार के शाम के 6 बज रहे थे। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और 17वीं स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट के पास फायरिंग होने लगी। फायरिंग की शुरुआत व्हाइट हाउस के बाहरी इलाके में हुई। व्हाइट हाउस के पास हमलावर एक बैग लेकर पहुंचा था। सुरक्षा कर्मियों के करीब जाते ही हमलावर गोली चलाने लगा। हमलावर सुरक्षा कर्मियों को मारकर व्हाइट हाउस में घुसना चाहता था। व्हाइट हाउस के सभी शीशे बुलेट प्रूफ, सभी एंट्री पॉइंट्स पर सुरक्षा कर्मी रहते हैं। व्हाइट हाउस की छत पर गार्ड्स का पहरा रहता है। व्हाइट हाउस की चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। बाहरी इलाकों से आम लोगों को बहुत दूर कर दिया गया। 30 मिनट तक आसपास सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। नासिर बेस्ट पहले से सीक्रेट सर्विस के रिकॉर्ड में था। 26 जून 2025 को उसने एजेंट्स को धमकियां दी थी। 10 जुलाई 2025 को प्रतिबंधित इलाके में घुसने के आरोप में पकड़ा गया था। दरअसल अपनी नीतियों के चलते ट्रंप कई देशों के टारगेट पर, जिसमें ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। इस शख्स का नाम है कोल थॉमस एलन। उम्र 31 साल, कैलिफोर्निया का रहने वाला, पेशे से शिक्षक। लेकिन उसके पास जो मिला वो चौंकाने वाला है। शॉटगन, हैंड ग्रेनेड और चाकू। यानी हमलावर पूरी तैयारी के साथ आया था। अधिकारियों के मुताबिक यह एक अकेला हमलावर था और सबसे अहम बात, वो होटल में पहले से मौजूद था।
और 24 घंटे पहले यूक्रेन ने रूसी स्कूल पर ड्रोन हमला किया था, जिसका बदला बीती रात रूसी राष्ट्रपति ने पूरे कीव से ले लिया। पुतिन ने एक रात में यूक्रेन की राजधानी पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में रूस की सबसे एडवांस ऑरेस्ट्रिक मिसाइल भी शामिल थी, जिसे रोकने में यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए। रूसी हमलों के बाद कीव के अलग अलग हिस्सों में आग और धुएं का गुबार उठता दिखा। रूसी हमलों से कीव में कैसी तबाही मची है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस ने यूक्रेन पर 90 मिसाइलें और 600 ड्रोन से हमला किया। हमलों में 4 Tu-95 बॉम्बर भी शामिल थे। रूस ने यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों को टारगेट किया, लेकिन रूस का प्राइमरी टारगेट कीव शहर था। रूसी हमलों से कीव में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। कीव में मौजूद 20 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। पानी की सप्लाई से जुड़े 2 प्लांट रूस ने ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा कीव के 2 सुपरमार्केट में आग लग गई। एक हथियार फैक्ट्री भी रूस ने तबाह कर दी। और गाजा की तरह ही लेबनान में भी विनाश का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल की सेना अब अस्पतालों को भी निशाना बना रही है। लेबनान में एक अस्पताल पर बमबारी में 25 लोग जख्मी हो गए। इस बीच हिजबुल्लाह के हमलों में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई, जिसकी बौखलाहट में इजराइल ने और घातक हमलों की शुरुआत कर दी है। बीते 24 घंटे में लेबनान में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने कार में सवार हिजबुल्लाह लड़ाकों को भी निशाना बनाया है। अस्पताल पर हमले से भारी तबाही हुई। अस्पताल के 25 कर्मचारी जख्मी हो गए। लेबनान के हीरम अस्पताल को निशाना बनाया गया। बेरूत में भी भारी बमबारी की गई। हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। सीरिया की सीमा के पास भी बमबारी की गई। इजराइल में फिर एक कार पर ड्रोन हमला किया गया। इजराइल का दावा है कि कार में हिजबुल्लाह लड़ाके सवार थे। कार धमाके में 5 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के लॉन्च साइट की पहचान की गई है। रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट भंडार नष्ट हो रहे हैं। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू करने वाला है। ईरान युद्ध ने अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठा दिए। अमेरिका जिन्हें मित्र देश कहता है और जिनके साथ उसने बड़ी हथियार डील की थी, अब उनमें से कई देश संकट में आ गए। दूसरी तरफ चीन अमेरिका के दुश्मनों को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। यूक्रेन, इजराइल और अब ईरान जंग की आग ने अमेरिकी हथियारों के गोदामों को खाली कर दिया। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया में हथियारों की सप्लाई का ठेकेदार बना फिरता था, आज वही अमेरिका अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों को हथियार देने में नाकाम साबित हो रहा है। चीन को घेरने की रणनीति के तहत जापान ने अमेरिका से 400 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों की डील की। टोक्यो का प्लान था कि 2028 तक ये मिसाइलें उसकी ढाल बनेगी, लेकिन पेंटागन ने जापान को 2 टूक बता दिया है कि डिलीवरी में 2 साल की देरी हो सकती है। अमेरिका ने ताइवान के साथ हुए $14 बिलियन यानी करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम हथियार सौदे को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। ताइवान को चीनी हमलों से बचने के लिए जिन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक नासाम्स बैटरियों की सख्त जरूरत थी, उनकी डिलीवरी रोक दी गई। रूस की सीमा से सटे देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, जो कल तक अमेरिकी सुरक्षा कवच के भरोसे चैन की नींद सो रहे थे, आज संकट में। अमेरिका ने इन सभी नाटो देशों को साफ कह दिया है कि हथियारों की डिलीवरी में भारी देरी होगी।